साथियों, स्वागत है आपका मातृभूमि एकेडमी में। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है राजस्थान के किसान आंदोलन। हमने 1857 की क्रांति पढ़ी। अब हम इसके नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहे हैं जो कि है किसान आंदोलन। अब इस किसान आंदोलन को आपको पढ़ने से पहले इसमें ये डाटा देखना है कि कौन कौन से किसान आंदोलन इम्पोर्टेंट है जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड है और उनको हमको अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए। सबसे पहले मेरी ये स्लाइड आपके सामने है। इस स्लाइड में एक आपके लिए बहुत ही अच्छा श्लोक लिखा हुआ है, एक बहुत ही अच्छा कोटेशन लिखा हुआ है। इस कोटेशन को ध्यान से देखिएगा साथियों। वक्त का तकाजा है कि तूफानों से जूझो, कब तक चलोगे किनारे किनारे। वक्त का तकाजा है कि तूफानों से जूझो, कब तक चलोगे किनारे किनारे। अब इस साथियों इस कोटेशन को देखिएगा। इस बार जो राजस्थान गवर्नमेंट जितनी एग्जाम की जितने एग्जाम निकाल रहा है, वैकेंसियों की जितने भरमार आई है हमारे लिए, और अगर इस वैकेंसियों की भरमार में भी हम सिलेक्शन नहीं लेते हैं, हम अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करके अपने जीवन को सफल नहीं बनाते हैं, तो फिर ये हमारे लिए सबसे बड़ा बैक जाने का पॉइंट होगा, या सबसे बड़ा माइनस पॉइंट होगा। वक्त का तकाजा है यानी आपके लिए समय आ चुका है। इसी समय में इसी तरीके से आपको तैयारी करते रहना होगा और जितनी वैकेंसी आई है उन सब में अपने हाथ आजमाने होंगे और किसी न किसी एग्जाम को क्रैक करके आपको सिलेक्शन लेना होगा। वक्त यही कह रहा है कि समय यही है आपका जीवन सुधारने का। उसके बाद समय मिले ना मिले, इसलिए आपको पूरी तरीके से फोकस करना है अपने जीवन को सफल बनाने में। और कब तक इन एग्जाम से डरते डरते इन एग्जाम को छोड़ते रहोगे, नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करेंगे, नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करेंगे, ऐसा कब तक करोगे? ये आपको अपनी मानसिकता बदलनी है और अच्छी तरीके से जो वैकेंसियों का दौर आया है उसमें से किसी न किसी वैकेंसी पर पूरी तरीके से जोर देके उस पर सफलता हासिल करनी है। चलिए हमारे आज के नए टॉपिक पे चलते हैं, राजस्थान के किसान आंदोलन। राजस्थान के किसान आंदोलन को समझने से पहले मैं आपको यहां पर यह बताना चाहता हूं कि राजस्थान के किसान आंदोलन राजस्थान में क्यों हुए और राजस्थान के कहां कहां पर किसान आंदोलन हो रहे हैं और कौन से मेन इंपोर्टेंट किसान आंदोलन है जो हमको पढ़ने पड़ेंगे। तो सबसे पहली बात करूं कि भाई जनता क्या हो गई थी 1857 की क्रांति के बाद, जागरूक हो गई थी 1857 की क्रांति के बाद। और धीरे धीरे जैसे जैसे अंग्रेजी शासन इस राजस्थान में, या फिर जैसे जैसे अंग्रेजी हुकूमत जो है पूरे इंडिया में जिस तरीके से फैली है, थोड़ा बहुत तो सुधार हुआ ही था, डेवलपमेंट हुआ ही था। और लोगों पर जिस तरीके से अत्याचार हुए वो समझने लगे थे कि भाई हमारा कहाँ पे शोषण हो रहा है। तो लोगों में एक तरीके से जागरूकता आई। लोगों में क्या है, ये एक तरीके से यहाँ के नागरिकों में, एक तरीके से जनता में क्या आई है, जागरूकता आई है। और जागरूकता किस संदर्भ में आ रही है? उन पर जो लाग बाग अत्याचार, आर्थिक उत्पीड़न जो हो रहे थे, उनको समझ में आ गया कि ये हमारे ऊपर हो रहे उत्पीड़न या फिर जो अत्याचार है, जो कर या जो टैक्स लगाए जा रहे हैं, जो लगान लिया जा रहा है, वो बहुत ज़्यादा है, या फिर वो इस तरीके से है जो कि हमारे जीवन को पीछे धकेल देता है। ये चीज़ें जब उनको समझ में आने लगी तो उन्होंने इसका विरोध प्रारंभ किया। और जब विरोध प्रारंभ करने की कंडीशन में किसान सबसे आगे रहे, और जहाँ जहाँ जो क्षेत्र में विशेष में किसानों पर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लग रहे थे और किसानों ने इसका विरोध शुरू किया, तो राजस्थान में जहाँ जहाँ पर जो किसानों का आंदोलन हुए या किसानों ने विरोध शुरू किए, वो सारे के सारे क्या कहलाए, राजस्थान के किसान आंदोलन। राजस्थान के किसान आंदोलन में हम क्या क्या पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा साथियों। राजस्थान के किसान आंदोलन हो या जन आंदोलन हम आगे भी देखेंगे, लेकिन मेजर किसान आंदोलन में आपको मुख्य रूप से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट आपके बिजौलिया किसान आंदोलन, बेंगू का किसान आंदोलन, अलवर का किसान आंदोलन, जिसको नीमुचड़ा का किसान आंदोलन भी कहा जाता है। उसके बाद आप देखोगे तो ये मारवाड़ का किसान आंदोलन, बीकानेर का किसान आंदोलन, और उसके बाद ये कुछ और थोड़े से जहाँ पर किसान आंदोलन हुए, इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मेजर इम्पोर्टेंट आपके जो किसान आंदोलन वो है ये वाले बिजौलिया, बेंगू, अलवर, मारवाड़, बीकानेर, ठीक है। इसमें से अब इसके आगे आप देखोगे दुधवा खारा का किसान आंदोलन, इसी के आगे किसान जो आंदोलन है वो सीकर में हुआ, सीकर किसान आंदोलन, शेखावटी किसान आंदोलन। तो कई सारे किसान आंदोलन हुए हैं, उनमें से ज़्यादातर जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं बिजौलिया से, बेंगू से, अलवर से और मारवाड़ से, ये लगभग इनमें से कई ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन्हीं पर हमको फोकस करना है, अच्छी तरीके से इनको पढ़ना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं और जिनको हम अच्छी तरीके से सीख कर हमारे एग्जाम को बेटर कर सकते हैं, वो यहाँ पर हमको ध्यान देना है। चलिए तो साथियों, सबसे पहले हम लेते हैं किसान आंदोलन में बिजौलिया किसान आंदोलन को सबसे पहले पढ़ते हैं। बिजौलिया का किसान आंदोलन किस प्रकार से हुआ? बिजौलिया के किसान आंदोलन में
किस प्रकार से मतलब बिजौलिया के किसान आंदोलन में कई लोगों ने जैसे भाग लिया है, कौन कौन से यहाँ पर किसान नेता भाग ले रहे हैं, कौन कौन से यहाँ पर व्यक्ति विशेष जो व्यक्तित्व है प्रमुख रूप से उभर कर सामने आ रहे हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ बिजौलिया किसान आंदोलन से ही ये कि तो इस बिजौलिया किसान आंदोलन की जो शुरुआत हो रही है वो 1897 से हो रही है। 1897 से बिजौलिया किसान आंदोलन की शुरुआत होती है। अब ध्यान दीजिएगा साथियों, 1897 से 1897 से बिजौलिया किसान आंदोलन की शुरुआत होती है और ये किसान आंदोलन बहुत लंबा किसान आंदोलन चलता है। कब तक चलता है? 1941 तक। कितना चलता है? 1941 तक ये किसान आंदोलन चलता है। इस किसान आंदोलन को राजस्थान का सबसे बड़ा मतलब सबसे ज्यादा लंबा चलने वाला किसान आंदोलन भी कहते हैं। तो यहाँ पर ये चीज आपको ध्यान देने की है कि राजस्थान के किसान आंदोलन में अगर टाइम पीरियड के हिसाब से आप देखोगे तो एक बहुत लंबे टाइम पीरियड के हिसाब से सबसे बड़ा किसान आंदोलन कौन सा है? ये आपके बिजौलिया का किसान आंदोलन। अब इसको भी अगर आप पढ़ोगे, इतनी लंबी टाइम पीरियड वाले किसान आंदोलन को अगर आप पढ़ोगे और इसको अगर आप डायरेक्टली एक साथ पूरी घटनाक्रम को देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आएगा। या फिर अगर ऐसा कहे कि इस पूरे के पूरे 1897 से लेकर 1941 तक का जो घटनाक्रम है विशेष घटनाओं के आधार पर देखिए तो ये 3 भागों में बांट के पढ़ा जा सकता है। तो यहाँ पर मैं अगर कहूँ जो किसान आंदोलन है वो कितने चरणों में हुआ, तो बिजौलिया का जो किसान आंदोलन है इसको 3 चरणों में पढ़ा जाता है। कितने चरणों में पढ़ा जाता है साथियों? 3 चरणों में पढ़ा जाता है। यानी मैंने आपको बताया था 1897 और 1941 के बीच में जो टाइम पीरियड है उसमें इंपॉर्टेंट जो घटनाएं हुई है, महत्वपूर्ण जो घटनाएं हुई है, घटनाओं के आधार पर इसको कितने चरण में बांट के पढ़ सकते हैं? 3 चरण में बांट के पढ़ सकते हैं। अब 3 चरण में बांट के पढ़ते हैं तो इसका टाइम पीरियड देखिए आप, इसमें एक तो सन 16 और एक आप सन 23 याद रखो। इन 16 और 23 को याद रखते ही आपका टाइम पीरियड इसमें पूरा कंप्लीट आपको पता चल जाएगा कि भाई बिजौलिया किसान आंदोलन में कौन कौन से सन में पहला चरण था, कौन कौन से सन में दूसरा चरण था और कौन कौन से चरण में तीसरा मतलब कौन कौन से सन में तीसरा चरण था। अगर आप देखोगे सबसे पहले तो 1897 से लेके 1916 तक यहाँ पर आपके प्रथम चरण रहता है, फर्स्ट स्टेप रहता है बिजौलिया किसान आंदोलन का। अब इसी के आगे अगर आप देखोगे 1916 से लेके 1923 तक तो यहाँ पर सेकंड स्टेप रहता है आपके बिजौलिया किसान आंदोलन का। नेक्स्ट अगर आप देखोगे इसी 23 से लेके 41 तक तो ये आपके रहता है थर्ड स्टेप बिजौलिया किसान आंदोलन का। तो बिजौलिया किसान आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1897 से 1897 से, और कब तक वो चला है? 1941 तक। इसके 3 स्टेप या 3 चरण की बात की जाए तो कौन कौन से थे? 1897 से 1916 तक, उसके बाद 1916 से 1923 तक और उसके बाद 1923 से 1941 तक। तो बिजौलिया किसान आंदोलन कितने चरणों में हो रहा है? 3 चरणों में, उसके ये सन है। अब बात की जाती है बिजौलिया किसान आंदोलन की, तो सबसे पहले क्यों ना बिजौलिया के बारे में जानने की कोशिश करें। तो बिजौलिया के बारे में अगर हम जानते हैं तो जो बिजौलिया है उसका जो प्राचीन नाम है वो विंध्यावल्ली और विजयावल्ली। तो बिजौलिया किसान आंदोलन का जो प्राचीन नाम है वो विंध्यावल्ली और या फिर इसको क्या कह सकते हैं? विजयावल्ली भी कह सकते हैं। अब अगर बात की जाए इसके संस्थापक की, तो इसके संस्थापक थे बिजौलिया के जो संस्थापक थे उनका नाम था अशोक परमार, और ये कहाँ के थे? आगरा जनपद के थे। कहाँ के थे ये? आगरा जनपद के। अगर मैं नक्शे के हिसाब से आपको समझाऊं तो राजस्थान के नक्शे में अगर मैं कहूं तो जो भीलवाड़ा है क्षेत्र, भीलवाड़ा जो जिला है, उस भीलवाड़ा जिले में वर्तमान जो भीलवाड़ा जिला है उसमें बिजौलिया नामक एक स्थान है। और ये जो बिजौलिया नामक स्थान था वो एक ठिकाना था, और वो भी कैसा ठिकाना था? मेवाड़ का सबसे प्रथम लेवल का ठिकाना था। यानी मेवाड़ का सबसे प्रथम लेवल का जो ठिकाना है वो कौन सा है? बिजौलिया है। ठीक है, और ये कहाँ पर पड़ रहा है? आपके भीलवाड़ा में पड़ रहा है। अब बात की जाए तो इस बिजौलिया में 79 गांव आते थे, यानी 79 इसमें क्या है? छोटे मोटे क्या है? विलेजेस या फिर गांव आ रहे हैं। अब इसमें अगर आप देखोगे तो इस लगभग इन पूरे क्षेत्र में बिजौलिया में क्या 60% जो किसान थे वो धाकड़ जाति के थे। कौन सी जाति के किसान थे? धाकड़ जाति के किसान यहाँ पर थे, और वो भी कितने थे? 60%। तो अगर बिजौलिया के बारे में थोड़ा ऐतिहासिक रूप से देखा जाए या भौगोलिक क्षेत्र के रूप से देखा जाए तो बिजौलिया आपको भीलवाड़ा वर्तमान के आधार पर आप बिजौलिया को वर्तमान भीलवाड़ा में देख सकते हो, या फिर इसको मेवाड़ का हिस्सा मान सकते हो, या फिर अपन हम कहें कि बिजौलिया जो है, बिजौलिया मेवाड़ रियासत की क्या था? प्रथम रियासत, प्रथम ठिकाना था।
यानी बिजोलिया जो है वो मेवाड़ रियासत की क्या है, प्रथम ठिकाना है। और वर्तमान कहाँ है, वो भीलवाड़ा में। और लगभग इसमें कितना है, 60% जो किसान थे वो धाकड़ जनजाति के थे। सॉरी, कितने किसके थे, 60% किसान जो थे वो धाकड़ जाति के थे। अब देखिए, अगर इसी बिजोलिया की बात करें तो बिजोलिया को ऊपरमाल के नाम से भी जाना जाता था। तो आप कहोगे कि भाई बिजोलिया को किस नाम से जाना जाता था, तो ऊपरमाल का क्षेत्र ये भी बिजोलिया का ही नाम था। अगर बात करें इस बिजोलिया की, तो देखिए ये भीलवाड़ा क्षेत्र में बिजोलिया पड़ता था। और इसके नीचे अगर बात करें तो आप देख लो कि यहाँ पर मध्य प्रदेश, और इसके नीचे की तरफ ये महाराष्ट्र, और ये यहाँ पर इंडिया में अपन देखेंगे तो यहाँ से मराठाओं को जो आक्रमण होता था, वो मराठा ज्यादातर प्रवेश भीलवाड़ा से करते थे। और पहला जो आक्रमण की मार झेलता था वो लगभग आपके कौन सा ठिकाना झेलता था, बिजोलिया ही झेलता था। तो सर्वाधिक मराठाओं की आक्रमण का शिकार होने वाला या फिर आक्रमण झेलने वाला जो आपके ठिकाना है राजस्थान में, वो कौन सा है, बिजोलिया है। तो यहाँ पर हमने जो बिजोलिया है उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण संदर्भ देखे। अब इसी बिजोलिया के बारे में बात कहूँ तो जो ये बिजोलिया है, इसकी जो इसकी स्थापना है वो किसने की है, अशोक परमार ने की है। और ये अशोक परमार किससे बिलोंग करते थे, किस जनपद के थे, आगरा जनपद के ये अशोक परमार थे। अब बात की जाती है राणा सांगा की, तो राणा सांगा ने क्या किया, इस अशोक परमार को बिजोलिया का सबसे पहले क्या बना दिया, ठिकानेदार बना दिया। यानी अशोक परमार क्या कर रहे हैं, बिजोलिया नामक एक गांव की, एक क्षेत्र का क्या है वो स्थापना कर रहे हैं। और फिर राणा सांगा क्या कर रहे हैं, इन अशोक परमार को बिजोलिया का क्या बना देते हैं, ठिकानेदार बना देते हैं। इस प्रकार मेवाड़ का एक महत्वपूर्ण ठिकाना बन जाता है बिजोलिया। अब अगर आगे बात की जाए बिजोलिया के संदर्भ में, तो देखिए 1894 में अगर हम बात करें तो जो बिजोलिया का ठेकेदार था वे थे राव गोविंद सिंह थे। 1894 तक, 1894 में राव गोविंद सिंह की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। 1894 में राव गोविंद सिंह की मृत्यु हो जाती है। अब हम क्या है, अब 1894 के समय में आ रहे हैं। बिजोलिया की स्थापना हुई जो हुई, लेकिन अब वो कौन से समय में आ रहे हैं, 1894 के समय में आ रहे हैं। और इस 1894 के समय में राव गोविंद दास यहाँ पर क्या थे, ठिकानेदार थे। 1894 में राव गोविंद दास की हो जाती है मृत्यु, और उनकी जगह उनके स्थान पर कौन आ जाते हैं, ठिकानेदार किशन सिंह आ जाते हैं। ठीक है, यानी उनके पुत्र गोविंद दास के पुत्र किशन सिंह क्या यहाँ पर क्या बन जाते हैं, ठिकानेदार बन जाते हैं। अब बात की जाती है किशन सिंह की। ठीक है, तो देखिए इन्होंने आते ही सबसे पहले क्या किया है, किसानों के प्रति अपनी नीति और जागीर प्रबंधन में क्या पूरे परिवर्तन कर दिए। इन्होंने चेंजेस किए किसानों के प्रति, जो नीति पुरानी चली आ रही थी, जागीर प्रबंधन थे जो चले आ रहे थे, उसमें क्या कर दिया इन्होंने, परिवर्तन कर दिया। अब वो परिवर्तन कहीं पे अच्छे थे और कहीं पर वो क्या थे, बुरे भी थे। अगर बात करें इनके मतलब किशन सिंह के, ये जैसे ये तो मैंने पूरा डाटा आपको बता दिया, ठीक है, चरण के आधार पे। अगर हम बात करें किशन सिंह की, तो किशन सिंह ने किस किस प्रकार से अपनी नीति अपनाई, तो यहाँ पर हमने देख लिया है कि भाई किशन सिंह क्या बन जाते हैं, बिजोलिया के ठिकानेदार बन जाते हैं। बिजोलिया के ठिकानेदार बनने के बाद किशन सिंह क्या करते हैं, वहाँ के कुछ महत्वपूर्ण जो भूमि प्रबंधन थे, किसानों के संबंधित जो जागीरी प्रबंधन थे, उसमें क्या करते हैं, वो परिवर्तन करते हैं। अब अगर बात की जाए 1897 बिजोलिया किसान आंदोलन में 1857 की बात की जाए, तो आपको एक गांव का नाम याद रखना है, और वो गांव है गिरधरपुरा का गांव। कौन सा गांव है साथियों, गिरधरपुरा का गांव। और ये गांव भीलवाड़ा में स्थित था। अब देखिए इस गिरधरपुरा के गांव में क्या होता है, वहां पर हजारों किसान एक साथ में, हजारों किसान एक मृत्यु भोज में क्या है, वहां पर इकट्ठे होते हैं। मृत्यु भोज के आधार पर वो वहां पर इकट्ठे होते हैं। उसके बाद वो अपनी क्या बनाते हैं, वहां पर एक कम्युनिटी बनाते हैं, एक सभा मतलब बनाते हैं और एकत्रित होते हैं, और वहां पर क्या करते हैं, अपनी एक सभा करते हैं। इसी सभा में एक साधु सीताराम नाम से एक वहां पर व्यक्ति थे, साधु थे, जिनका नाम था साधु सीताराम दास। क्या नाम था, साधु सीताराम दास। और इन सीताराम दास को वहां पर बहुत सारे किसान मानते थे, उनकी खूब मतलब क्या है, वो आदर भी करते थे किसान, और इनकी बात भी मानते थे। तो इस साधु सीताराम को भी जो बिजोलिया में जिस प्रकार से किसानों पर अत्याचार वगैरह हो रहे थे वो पता थे। तो इन्होंने क्या किया, इस सभा में सलाह दी कि क्यों ना हम दो व्यक्तियों को, जो महाराणा है, जो शासक है, उनके पास भेजे और उनको बताएं कि भाई जो बिजोलिया ठिकाना है उसमें क्या चल रहा है। तो इनकी सलाह पर ही, यहाँ पर आपको पता है कि बिजोलिया में लगभग कितने गांव आते थे, 79 गांव आते थे। और इस 79 गांवों में से एक गांव था बैरिसाल और दूसरा गांव था गोपाल निवास गांव। तो एक तो बैरिसाल के और एक गोपाल निवास गांव के। तो बैरिसाल के कौन थे, नानजी पटेल, और जो गोपाल निवास गांव है उसके कौन थे, ठाकरी पटेल।
तो यहाँ पर एक मेन इंपॉर्टेंट आपको बात देखनी है कि साधु सीताराम सलाह दे रहे हैं कि भाई यहाँ से हम कुछ लोगों को, जो शासक है, जो महाराणा है, उनके पास भेजते हैं और उनको अवगत करवाते हैं कि भाई बिजोलिया में किस तरीके से अत्याचार हो रहा है। तो इनकी सलाह पर दो व्यक्तियों को भेजा गया। वो कौन कौन से थे? नानजी पटेल और ठाकरी पटेल। इन दोनों को कहां पर भेजने की सलाह दी गई? महाराणा फतेह सिंह के पास भेजने की सलाह दी जा रही है साथियों। तो महाराणा फतेह सिंह के पास ये दोनों जाते हैं, नानजी पटेल और ठाकरी पटेल दोनों ही महाराणा फतेह सिंह के पास जाते हैं और वहां पर वो शिकायत करते हैं ठिकाने की। किसकी शिकायत करते हैं? ठिकाने की। और ठिकाने में जो अत्याचार हो रहा है उसकी शिकायत करते हैं और अत्याचार और शोषण जिस प्रकार से वहां के किसान झेल रहे हैं उसके बारे में वो फतेह सिंह को बताते हैं। अब इसी क्रम में अगर आप आगे देखोगे तो महाराणा जो थे फतेह सिंह, उनके पास जब इस तरीके की एक मतलब शिकायत आई है तो वो क्या करते हैं? उन किसानों के लिए एक जांच आयोग का गठन करते हैं। तो बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट बात है कि बिजोलिया किसान आंदोलन में महाराणा के द्वारा कौन सा जांच आयोग गठित किया गया? तो हामिद हुसैन नाम से जांच आयोग गठित किया गया था। हामिद हुसैन महाराणा के राजस्व अधिकारी थे। क्या थे साथियों? हामिद हुसैन महाराणा के राजस्व अधिकारी थे और उनकी अध्यक्षता में क्या किया गया? एक जांच आयोग गठन किया गया और उनको कहा गया कि आप जाइए बिजोलिया और पता कीजिए कि ये जो कह रहे हैं उन पे जो अत्याचार हो रहे हैं किसानों पर वो सही है या नहीं है, उनका शोषण हो रहा है, ज्यादा शोषण हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो आप इसमें पता कीजिए। तो इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट पेश की जांच करने के बाद और वो रिपोर्ट किसानों के पक्ष में थी। साथियों वो रिपोर्ट कहाँ थी? किसानों के पक्ष में थी, लेकिन उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो बिजोलिया किसान आंदोलन है वो किस तरीके से चल रहा है। एक बात ध्यान दीजिएगा, ये जो बिजोलिया किसान आंदोलन था, जो राजस्थान के किसान आंदोलन में सबसे लंबे टाइम पीरियड में चलने वाला किसान आंदोलन है और इसी बिजोलिया किसान आंदोलन को शांतिपूर्वक चलने वाला किसान आंदोलन भी कहा जाता है। यानी सबसे लंबा चलने वाला और शांतिपूर्वक चलने वाला किसान आंदोलन कौन सा है? आपका बिजोलिया किसान आंदोलन। तो इसमें इसी प्रकार घटनाएं होती रहती है और इसमें इसी प्रकार जांच आयोग गठित होते रहते हैं, उन पे कार्रवाई नहीं होती, वापस किसान असंतुष्ट हो जाते हैं, वापस वो क्या करते हैं? इसका विरोध करते हैं, वापस जांच बैठती है, वापस इसी प्रकार से ये प्रक्रिया चलती रहती है और बहुत ही एक लंबा टाइम पीरियड खिसक जाता है। आप यहाँ पर देखोगे तो अब देखिए नेक्स्ट, यहां तक हमने देखा कि बिजोलिया का जो मैटर है वो महाराणा जो फतेह सिंह है उनके पास तक पहुंच गया है और महाराणा फतेह सिंह उसके लिए एक जांच आयोग भी गठित करते हैं, लेकिन उस जांच आयोग की रिपोर्ट पर कोई भी उचित कार्रवाई नहीं की जाती है। अब आगे बात की जाती है उसी पक्ष में, दूसरे पक्ष को हम देखते हैं। तो बिजोलिया के ठिकानेदार कौन थे? किशन सिंह। इनके बारे में जस्ट आगे हमने देखा था कि भाई किशन सिंह क्या थे? बिजोलिया के ठिकानेदार बन गए थे। और किशन सिंह जो थे वो बिजोलिया के ठिकानेदार किन की जगह पर बने थे? राम गोविंद दास जो है उनकी मृत्यु होने के बाद कौन बने हैं? किशन सिंह बिजोलिया के ठिकानेदार बने। अब किशन सिंह बिजोलिया के ठिकानेदार बनते हैं तो इस बिजोलिया के ठिकानेदार में जो किशन सिंह है अब वो क्या है? बिजोलिया के ठिकानेदार है। किशन सिंह बिजोलिया के ठिकानेदार बनने के बाद अब उनको पता, देखिए किशन सिंह के समय में ही फतेह सिंह के पास क्या करते हैं किसान, एक नानजी भाई और ठाकरी पटेल और नानजी पटेल, ठीक है, शंभू सिंह ध्यान देना। देखिए किशन सिंह के समय में ही आपको पता है कि नानजी पटेल और ठाकरी पटेल के जो नानजी पटेल और ठाकरी पटेल है वो कहाँ पर जाते हैं? फतेह सिंह के पास जाते हैं और फतेह सिंह के पास जाकर वो क्या करते हैं? बिजोलिया ठिकाने की शिकायत करते हैं। अब ये बात जब बिजोलिया ठिकाने के शासक जो ठिकानेदार थे, जो ठिकानेदार किशन सिंह है, उनको पता चलती है तो वो क्या करते हैं? इससे बहुत ही नाराज हो जाते हैं और एक कार्रवाई करते हैं। और कार्रवाई क्या करते हैं? इन दोनों ही पटेल भाइयों को, नानजी पटेल और ठाकरी पटेल को क्या कर देते हैं? बिजोलिया से निर्वासित कर देते हैं। यानी अब आप यहां पर देखोगे एक तरीके से पूरी पिक्चर को आप समझोगे तो एक तरफ साधु सीताराम दास और उनके द्वारा भेजे गए दो दूत है जो कि शिकायत लेके जा रहे हैं फतेह सिंह के पास। एक तरफ बिजोलिया में ठिकानेदार बैठे हैं किशन सिंह, दूसरी तरफ आप देखोगे तो वहां पर फतेह सिंह है जो कि एक जांच आयोग गठित करते हैं। अब जांच आयोग रिपोर्ट भी देता है लेकिन फतेह सिंह कार्रवाई नहीं करते हैं। फतेह सिंह कार्रवाई नहीं करते हैं लेकिन इधर क्या है? फतेह सिंह के पास आप क्यों गए? ये बात किशन सिंह को बुरी लग जाती है और किशन सिंह क्या कर देता है? नानजी पटेल और जो आपके
यहाँ पर ठाकरे पटेल थे, इन दोनों को क्या कर देता है, निर्वासित कर देते हैं। अब यहाँ पर आप देखना, इसके बाद जो नानजी पटेल है एक और का, इसके बाद देखिए 1903 में किशन सिंह क्या करते हैं, चवरी नामक कर लगवाते हैं। कौन सा कर लगाते हैं, चवरी नामक कर लगाते हैं। और ये चवरी कर क्या होता, उस समय जिस व्यक्ति की भी शादी होगी, देखिए ये जो चवरी नामक कर था वो क्या था, जैसे ये चवरी अपन शादी के समय जो अग्नि के फेरे लेते हैं और जो चवरी बनाई जाती है उसी को चवरी कहते हैं। और चवरी कर यानी जिस लड़की की शादी हो रही है, जहां पर लड़की की शादी हो रही है, जहां पर जिस घर में किसी लड़की की शादी हो रही है या विवाह के समय, तो विवाह के समय क्या किया जाता था, उस लड़की के घर वालों की तरफ से ठिकाने में 5 रुपए का टैक्स अदा करना पड़ेगा। ये उन्होंने क्या कर दिया था, चवरी टैक्स लगा दिया था। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि किशन सिंह क्या कर रहे हैं, चवरी टैक्स, चवरी नामक कर लगाते हैं। और इस चवरी नामक कर में क्या था, लड़की के विवाह के समय 5 रुपए का टैक्स आपको ठिकाने में जमा करवाना था। जब ठिकाने में 5 रुपए का टैक्स जमा करवाने का ये एक नया फरमान जारी हुआ तो किसान इसमें बहुत ही विरोध में आ गए, किसानों को बहुत बुरा लगा ये। अब आगे देखेंगे, लेकिन इस पर क्या है, किशन सिंह कोई भी कार्रवाई नहीं करते हैं, वो टैक्स वो चालू रखते हैं। नेक्स्ट 1906 की बात करते हैं, तो उसके बाद पृथ्वी सिंह क्या करते हैं, वहां के ठिकानेदार बनते हैं। तो आप देखेंगे कि भाई ठिकानेदार किशन सिंह है। किशन सिंह 1903 में क्या करते हैं, चवरी कर लगाते हैं। और उसके बाद 1906 में कौन आते हैं, पृथ्वी सिंह आते हैं। पृथ्वी सिंह जैसे ठिकानेदार बनते हैं वो क्या करते हैं, एक और टैक्स लगा देते हैं, तलवार बंदाई कर। कौन सा कर लगाते हैं, तलवार बंदाई कर। और एक और टैक्स लगाते हैं, गन्ने पर कर लगा देते हैं, यानी जो शुगर कैन होता है, जो गन्ना होता है, उस पर जो टैक्स होता है वो डबल कर देते हैं। तो इस प्रकार पृथ्वी सिंह भी क्या करते हैं, एक तरीके से टैक्स की मार किसानों पर मतलब झेलवा रहे हैं, या फिर एक टैक्स की मार से क्या है, किसान यहाँ पर रुष्ट है। दूसरी तरफ आप देखोगे किशन सिंह ने भी ऐसे टैक्स लगाए हैं जिससे किसान परेशान है। पृथ्वी सिंह भी क्या है, इसी प्रकार से कुछ टैक्स लगा रहा है जिससे क्या हो जाता है, किसान परेशान हो जाते हैं। अब किसानों का विरोध करना स्वाभाविक था साथियों, किसानों का विरोध करना क्या था, स्वाभाविक था। तो किसानों ने क्या किया, जब किसानों ने इस प्रकार से विरोध अपना प्रकट किया तो इसमें सबसे पहले किसान क्या कर रहे हैं, सीताराम दास, फतेहकरण और बुद्धदेव, इन तीनों के नेतृत्व में क्या करते हैं, किसान विरोध करते हैं। और विरोध में क्या करते हैं, सीताराम दास, फतेहकरण और बुद्धदेव के नेतृत्व में क्या करते हैं, भूमि को पड़ती छोड़ देते हैं। यानी भूमि जैसी है वैसी की वैसी छोड़ दी जाती है, कोई भी कृषि नहीं करेगा और टैक्स भी नहीं देगा। यानी भूमि को खाली छोड़ दो और टैक्स भी नहीं देना है। तो इस प्रकार बिजोलिया किसान आंदोलन में किसके नेतृत्व में भूमि को परती छोड़कर टैक्स नहीं देने का मतलब ये एक आंदोलन शुरू किया गया, तो वो कौन कौन से थे, सीताराम दास, फतेहकरण और बुद्धदेव के नेतृत्व में भूमि को परती छोड़कर टैक्स नहीं देने का क्या किया गया, विरोध किया गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है। इस सीट में आपको देखिए बहुत इंपॉर्टेंट डाटा मिला है, और वो इंपॉर्टेंट डाटा कौन कौन सा है देखिए। अब वापस एक बार मैं यहाँ पर डिटेल में बताता हूँ। एक तो ये डाटा आपको ध्यान रखना है कि चवरी कर है वो किसने लगाया, चवरी कर कौन लगा रहा है, किशन सिंह लगा रहा है बिजोलिया में। उसके बाद तलवार बंदाई कर है वो कौन लगा रहा है, पृथ्वी सिंह लगा रहा है। उसके बाद एक बात ये ध्यान देनी है कि किस किस के नेतृत्व में भूमि परती छोड़कर टैक्स नहीं देने का विरोध किया गया, तो सीताराम दास, फतेहकरण और बुद्धदेव के नेतृत्व में भूमि को परती छोड़कर उस पर टैक्स नहीं देने का इन्होंने क्या किया, विरोध किया। चलिए नेक्स्ट बात की जाती है साथियों 1914 की। कब की बात की जाती है, 1914 की। इस 1914 में क्या हो जाती है, पृथ्वी सिंह की मृत्यु हो जाती है। ये वही पृथ्वी सिंह है जिन्होंने तलवार बंदाई कर लगाया है, और गन्ने पर ये क्या कर देते हैं, टैक्स को डबल कर देते हैं। 1914 में इनकी मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु के बाद इनका पुत्र केसरी सिंह, जो कि अभी अल्पवयस्क है, अभी माइनर है, अल्पवयस्क है, वो क्या है, ठिकानेदार बन जाता है। अब वहां पर उस समय ये नियम था कि अगर कोई अल्पवयस्क पुत्र जो है वो ठिकानेदार बन जाता है, तो वहां पर जो भी उसका पावर है, जो उसकी जागीरी का प्रशासन है, वो उसके पास नहीं रहेगा, वो कोर्ट ऑफ वार्ड्स के पास रहेगा। और यहाँ पर कोर्ट ऑफ वार्ड्स का मतलब है जहां पर जिस रियासत में ये ठिकाना है वहां के जो शासक है उनके अंडर में क्या है, वहां की जागीरी प्रशासन आ जाएगा। तो अगर हम कहे कि कोर्ट ऑफ वार्ड्स के तहत बिजोलिया का जो नियंत्रण है वो किसने ले लिया था, तो मेवाड़ के महाराणा ने ले लिया था। और किससे ले लिया था, यह केसरी सिंह से ले लिया था। केसरी सिंह क्या थे, अल्पवयस्क थे।
अब बात की जाए यहाँ पर ये कोर्ट ऑफ वार्ड्स, तो कोर्ट ऑफ वार्ड्स में महाराणा ने जो जागीरी प्रशासन है उसको अपने अंडर में ले लिया। तो वहां पर जागीरी या फिर ठिकाने की जो ठिकानेदारी करने के लिए या फिर वहां का प्रशासन संभालने के लिए किसी न किसी अधिकारी को तो नियुक्त करेगा। तो महाराणा ने उस समय क्या किया, अमर सिंह राणावत को, साथियों ध्यान देना कौन है, अमर सिंह राणावत, और एक है आपके डूंगर सिंह भाटी, कौन है, डूंगर सिंह भाटी। इनको क्या किया है, ये अमर सिंह राणावत को तो प्रशासक बना दिया इन्होंने, और जो डूंगर सिंह भाटी है उनको इसका क्या बना दिया, सहयोगी या सहायक बना दिया है। तो आप यहाँ पर ये देखोगे कि किस तरीके से चेंजेज हो रहा है वहां पर बिजोलिया किसान आंदोलन के समय में जो प्रशासन है वहां पर कैसे कैसे बदलाव हो रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया ये पूरा। अब देखिए इसी कड़ी में अगर आप देखते हो तो 1914 में इधर क्या है, चित्तौड़ के ओछड़ी गांव, कौन सा गांव है साथियों, ओछड़ी गांव। इस चित्तौड़ के ओछड़ी गांव में विजय सिंह पथिक और साधु सीताराम दास आते हैं। इन दोनों के द्वारा किसानों को वहां पर इकट्ठा किया जाता है और वहां पर क्या एक सभा का उद्घाटन किया जाता है या फिर एक जो विद्या प्रचारणी सभा है उसका गठन किया जाता है, यानी एक संगठन बनाया जाता है। ठीक है, उस संगठन का क्या नाम है, एक संगठन का गठन किया जाता है जिसका नाम है विद्या प्रचारणी सभा। तो प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण बनता है, विद्या प्रचारणी सभा का गठन किनके द्वारा किया गया, तो वो किनके द्वारा किया गया, विजय सिंह पथिक के द्वारा। और ये वही विजय सिंह पथिक है जो कि यूपी से है, और इनको किसने बुलाया है, साधु सीताराम दास ने राजस्थान में बुलाया है। राजस्थान में बुलाने के बाद ये क्या कर रहे हैं, 1914 में ओछड़ी गांव में एक सभा है, वहां पर एक सभा का गठन करते हैं जिसका नाम है विद्या प्रचारणी सभा। विद्या प्रचारणी सभा का गठन 1914 में विजय सिंह पथिक के द्वारा किया जा रहा है। ये एक इंपॉर्टेंट डाटा है। अब देखिए साथियों, थोड़ा विजय सिंह पथिक के बारे में आपको बताता हूं। विजय सिंह पथिक के बारे में आपको बताऊं तो इनका जो मूल नाम था वो क्या नाम था, भूप सिंह। ये है आपके विजय सिंह पथिक, और विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या है, भूप सिंह। ये प्रॉपर कहाँ के थे, तो आप देखिएगा ये यूपी के थे। कहाँ के थे, यूपी के, बुलंदशहर यूपी। ठीक है, यूपी में भी बुलंदशहर में जो गांव है वो कौन सा है, गुडावली गांव है। गुडावली गांव है, कौन सा गांव है, गुडावली गांव है। तो अगर कहा जाए कि गुडावली गांव का संबंध किससे, विजय सिंह पथिक से। विजय सिंह पथिक कहाँ थे, यूपी, कहाँ के हैं, यूपी के बुलंदशहर के है ये। अब बात की जाती है कि जो विजय सिंह पथिक थे वो किसके दल के सदस्य थे, तो इनका जो कनेक्शन था वो रास बिहारी बोस से था। रास बिहारी बोस जो एक राष्ट्रीय स्वतंत्रता सेनानी थे, उनसे क्या था, इनका संबंध था, उनके दल के ये सदस्य माने जाते थे। आगे अगर आप देखोगे तो जैसे ये राजस्थान में आए तो इनकी क्रांतिकारी गतिविधियों के संदेह पर इनको क्या कर दिया गया, ब्यावर के टोडगढ़ जेल में इनको क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। तो अगर बात की जाए राजस्थान में विजय सिंह पथिक को स्टार्ट में कौन सी जेल में बंद किया जा रहा है, तो टोडगढ़ जेल में बंद किया जा रहा है ब्यावर की। आगे अगर हम बात करें इन्हीं विजय सिंह पथिक के बारे में, तो पहले इनका नाम क्या था, मैंने बताया था भूप सिंह। और जब इनको जेल में बंद किया जाता है तो वहां से वो भाग जाते हैं, और भागने के बाद अपना नाम बदल के रहते हैं उसका, और वो अपना नाम क्या कर देते हैं, विजय सिंह पथिक रख देते हैं। उसके बाद से ही इनका पूरा का पूरा नाम हमेशा हर जगह क्या चलता है, विजय सिंह पथिक ही चलता है। अब मेन इंपोर्टेंट, विजय सिंह पथिक ने 1914 में एक सभा का गठन किया था, वो कौन सी थी, विद्या प्रचारणी सभा, जो कि मैंने आपको आगे बताया। तो प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विद्या प्रचारणी सभा का गठन किन के द्वारा किया गया है, विजय सिंह पथिक के द्वारा। कौन से सन में किया गया, 1914 में। विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था, भूप सिंह। विजय सिंह पथिक है वो कौन से गांव से संबंध रखते थे, गुडावली, कहां पर है ये, यूपी बुलंदशहर में है। इनका संबंध कौन से क्रांतिकारी से था, तो रास बिहारी बोस से था। और इनको संदेह के आधार पर शुरुआत में किसी जेल में डाल दिया गया था, वो कहाँ की थी, ब्यावर की टोडगढ़ जो जेल है वहां पर इनको बंद कर दिया गया था। और वहीं से भागने के बाद इन्होंने अपना नाम चेंज कर दिया था, और क्या नाम रख दिया था, विजय सिंह पथिक रख दिया था। आया समझ में साथियों। तो ये हमने बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में इसका लगभग जो पहला चरण है वो, एक बार वापस इसके प्रथम चरण पर थोड़ी सी चर्चा करते, ध्यान दीजिएगा। आपको मैंने बताया था, देखिए बिजोलिया किसान आंदोलन में आपको क्या, मैं थोड़ा सा एक चार्ट बता रहा हूँ, चार्ट को देखोगे या थोड़ा सा अपन एक ड्रॉ करके एक डायग्राम टाइप में बताते हैं, उसको आप देखोगे और समझ जाओगे कि भाई कौन से शासक उस समय थे, कौन से व्यक्ति विशेष वहां पर थे। अगर आप देखोगे तो जैसे मान लो कि ये क्या है, बिजोलिया है। इस बिजोलिया में
और यहाँ पर आप देख लो कि जैसे ये मेवाड़ है और मेवाड़ में यहाँ पर कौन है, महाराणा है। कौन है यहाँ पर, महाराणा है। तो इस पूरे के पूरे जो बिजोलिया किसान आंदोलन है इसको मैं एज ए पिक्चर मान लेता हूँ। इसमें कौन कौन से कैरेक्टर है वो आपको बताता हूँ। एक तरफ तो महाराणा है और महाराणा का नाम क्या है, फतेह सिंह है। क्या नाम है साथियों, फतेह सिंह है। अगर इधर आप देखोगे तो यहाँ पर आपके बिजोलिया में जो एक है वो ठिकानेदार है जिनका नाम क्या है, किशन सिंह है। क्या नाम है, किशन सिंह। और दूसरे एक ठिकानेदार और आते हैं जिनका नाम क्या है, पृथ्वी सिंह। क्या है, पृथ्वी सिंह। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, इसी बिजोलिया में एक साधु भी है जिनका नाम क्या है, सीताराम दास। क्या नाम है, सीताराम दास। और सीताराम दास अपने दो अनुयायियों को या फिर अपने दो मानने वाले किसानों को फतेह सिंह के पास भेजते हैं जिनका नाम क्या था, एक तो नानजी पटेल, दूसरा क्या था, ठाकरी पटेल। एक तो नाम था नानजी पटेल और एक ठाकरी पटेल। अब अगर इस पूरी कंडीशन को आप देखोगे तो समझिएगा साथियों, इधर आपके किशन सिंह है, इधर कौन है, पृथ्वी सिंह है। मतलब किशन सिंह के बाद कौन बन रहे हैं, पृथ्वी सिंह बन रहे हैं। और यहाँ पर मेन आपके जो महाराणा है वो कौन है, महाराणा फतेह सिंह है। और यहाँ पर आपके इसी बिजोलिया में एक साधु है जिनका नाम क्या है, सीताराम दास है। सीताराम दास के दो अनुयायी है, कौन है, नानजी पटेल और ठाकरी पटेल है। सीताराम दास क्या करते हैं कि इन दोनों को क्या करते हैं, फतेह सिंह के पास भेजते हैं। बिजोलिया में हो रहे जो भी अत्याचार है ठिकानों के, उनके शिकायत के लिए कहाँ भेजा जाता है इनको, महाराणा फतेह सिंह के पास भेजते हैं। अब महाराणा फतेह सिंह के पास जब इन दोनों को भेजा जाता है तो सीधी सी बात है, उस समय कार्यकाल किसका था, किशन सिंह का था। और किशन सिंह ने क्या कर दिया, इन दोनों को निर्वासित कर दिया। क्या कर दिया, इन दोनों को निर्वासित कर दिया, वहां से निकाल दिया बिजोलिया से। ठीक है, तो ये बात ध्यान देना, ये पूरी एक स्टोरी। ये क्या कर रहे हैं, इन दोनों को बिजोलिया किसान आंदोलन या बिजोलिया में जो अत्याचार हो रहे हैं उसके बारे में जानकारी, उस शिकायत के लिए किसके पास भेज रहे हैं, फतेह सिंह के पास भेज रहे हैं। और उसी शिकायत से नाराज कौन हो जाते हैं, किशन सिंह। और किशन सिंह क्या कर देते हैं, इन दोनों को निर्वासित कर देते हैं। किशन सिंह इन दोनों को निर्वासित करते हैं, थोड़े से क्रूर थे। इसका आप देखो पैटर्न, आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किशन सिंह ने एक टैक्स लगाया था जो कि किसानों पर एक तरीके से मार थी, आम जनता पे मार थी। और वो कौन सा टैक्स लगाया था, इन्होंने चवरी कर लगाया था। ठीक है, यानी चवरी कर भी, वो भी कितने रुपए का था, 5 रुपए। यानी लड़की का विवाह है तो आपको 5 रुपए ठिकाने में जमा करवाने पड़ेंगे, ये इन्होंने क्या लगवाया था, टैक्स लगाया था। अब आगे आप पृथ्वी सिंह को देखोगे तो पृथ्वी सिंह भी आके एक तलवार बंदाई का टैक्स लगा देते हैं। ठीक है, कौन सा, तलवार बंदाई का टैक्स लगाते हैं। और इसी के साथ वो गन्ने पर भी टैक्स लगा देते हैं। किस पे लगा देते हैं, गन्ने पर भी टैक्स लगा देते हैं। तो इस प्रकार जनता वहां पर क्या हो रही है, त्रस्त हो रही है। ठीक है, अब आगे आप देखोगे तो जब इनके पास शिकायत लेके आए हैं, ये दोनों क्या लेके आए हैं, शिकायत लेके आए हैं, नानजी पटेल और ठाकरी पटेल। तो ये महाराणा भी क्या करते हैं, इनमें भी आप देखोगे दो कैरेक्टर को। और तो यहाँ पर ये क्या करते हैं, एक जांच आयोग बिठाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, जांच आयोग बिठाते हैं। और उस जांच आयोग का क्या नाम था, किसके, एक क्या नाम है इसमें, हामिद हुसैन। तो हामिद हुसैन है उनके, मतलब जो महाराणा फतेह सिंह है, अब क्या करते हैं, महाराणा फतेह सिंह के एक राजस्व अधिकारी थे जिनका नाम क्या है, हामिद हुसैन। इसको क्या कर देते हैं, बिजोलिया किसान जो आंदोलन है उसकी जांच के लिए बिजोलिया में भेजते हैं। बिजोलिया में किस प्रकार से अत्याचार हो रहा है उसकी जांच के लिए क्या, कौन सा जांच आयोग गठन किया जाता है, हामिद हुसैन का जांच आयोग गठन किया जाता है। अब एक बात और ध्यान दीजिएगा कि जैसे ये पृथ्वी सिंह है, पृथ्वी सिंह की मृत्यु होती है तो इनके पुत्र कौन बनते हैं, किशन, क्या नाम था उनका, केसरी सिंह। पृथ्वी सिंह की मृत्यु के बाद उनके जो पुत्र है केसरी सिंह क्या बनते हैं, वहां पर ठिकानेदार बनते हैं। लेकिन ये क्या होते हैं, माइनर होते हैं, अल्पवयस्क होते हैं। तो अल्पवयस्क थे, इस वजह से क्या किया गया, वहां पर लॉर्ड, ये क्या मतलब, लॉर्ड ऑफ वार्ड्स, ठीक है, उसका क्या है, शासन लागू हो गया। लॉर्ड ऑफ वार्ड्स का शासन लागू होने का मतलब था कि यहाँ पर अब जो अल्पवयस्क है वो जागीरी प्रशासन नहीं संभालेंगे। जागीरी प्रशासन कौन संभालेंगे, महाराणा फतेह सिंह संभालेंगे और उनके द्वारा नियुक्त किए गए प्रशासक संभालेंगे। तो महाराणा फतेह सिंह एक तो किसको, अमर सिंह, क्या नाम थे, अमर सिंह राणावत को वहां का क्या बनाते हैं, प्रशासक। और दूसरा एक थे डूंगर सिंह, क्या नाम था, डूंगर सिंह। इनको क्या करते हैं, वो वहां पर
इनका सहायक बनाते हैं। तो ये पूरा का पूरा आपको क्रम पता होना चाहिए। इसने में से आपको समझ लेना है कि भाई कौन कौन सा डाटा इंपॉर्टेंट है जो हमको याद रखना है। क्या क्या बताया गया, मैंने बताया क्या है कि भाई किशन सिंह कौन सा टैक्स लगा रहा है, चवरी टैक्स लगा रहा है, कितने रुपए का है, 5 रुपए का। पृथ्वी सिंह कौन कौन सा टैक्स लगा रहे हैं, गन्ना पे टैक्स दुगना कर देते हैं और तलवार बंदाई का टैक्स लगाते हैं। ठीक है ना। हामिद हुसैन क्या थे, हामिद हुसैन का एक जांच आयोग था जो कौन गठित करता है, फतेह सिंह गठित करता है। किसके जांच के लिए, बिजौलिया के जो किसानों पर अत्याचार है उसकी जांच के लिए गठित किया जाता है। अब एक लॉर्ड ऑफ वार्ड्स के तहत महाराणा के पास बिजौलिया की जागीरदारी का प्रशासन आ जाता है। तो वहां पर वो कौन से 2 अधिकारियों को नियुक्त करते हैं, अमर सिंह राणावत को और डूंगर सिंह को वहां पर क्या करते हैं, यहाँ पर तैनात करते हैं। और इनको यहाँ पर अमर सिंह राणावत को तो वहां प्रशासक और डूंगर सिंह को वहां पर क्या है, उनका सहायक बनाया जाता है। तो इस प्रकार ये एक इंपॉर्टेंट डाटा है वो आपको याद रखना। और मेन इंपॉर्टेंट डाटा ये कि जो बिजौलिया किसान आंदोलन है, नानजी पटेल और ठाकरी पटेल है, उनका संबंध बिजौलिया किसान आंदोलन से। ये दोनों ही साधु सीताराम दास के क्या है, अनुयायी है। और सीताराम दास क्या करता है, इनको शिकायत देकर कहाँ भेजता है, महाराणा फतेह सिंह के पास भेजता है। ओकुमी एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में, और हमने इसका पहला वाला पार्ट समझ लिया था कि जो किसान आंदोलन है उस किसान आंदोलन किस तरीके से राजस्थान में शुरुआत होती है, कहाँ कहाँ पर। जैसे हमने सबसे पहले तो यही देखा था कि भाई कहाँ कहाँ पे किसान आंदोलन हुए हैं और उनको हमको पढ़ना है। इसी क्रम में मैंने आपको बिजौलिया किसान आंदोलन में पूरी डिटेल बताई थी और उसके प्रथम चरण को हमने पूरा कंप्लीट कर दिया था। आज हमारा जो ये टॉपिक है वो बिजौलिया किसान आंदोलन के दूसरे चरण और तीसरे चरण के बारे में इसमें हम बताएंगे कि बिजौलिया किसान आंदोलन जो है वो दूसरे चरण में किस प्रकार से आगे बढ़ा और तीसरे चरण में किस प्रकार से आगे बढ़ा। अगर हम इसमें देखें, वापस एक बार थोड़ा सा इसको रिवाइज करें, तो आप देखोगे कि राजस्थान में किसान आंदोलन में मैंने सबसे पहले जो बिजौलिया किसान आंदोलन के बारे में बताया था वो कौन से सन से कहाँ तक था, 1897 से 1941 तक। इसको मैंने कहा था कि ये कितने चरण में हुआ है, आपके ये जो है वो 3 चरण में हुआ। पहला चरण मैंने आपको बताया था 1997 से ये आपके कितना है 16 तक, मतलब 1916 तक। दूसरा 1916 से 1923 तक। और तीसरा इसका जो चरण बताया था वो था कितना, 1923 से 1941 तक। इसके बाद ये आपको थोड़ा सा इसमें बताया था कि बिजौलिया किसान आंदोलन जो हुआ है तो उसमें बिजौलिया के बारे में थोड़ा सा हम अगर देखें तो आपको बताया था कि इसका प्राचीन नाम क्या है, इसके संस्थापक कौन है। और उस समय अगर हम करें बात कि भाई जो मेवाड़ है, मेवाड़ में कौन शासन कर रहे थे, मेवाड़ रियासत है वो जैसे मेवाड़ रियासत में ही बिजौलिया क्या है उनका प्रथम ठिकाना था। यानी ऐसा ठिकाना जिसमें बहुत सारे गांव थे और वो बहुत बड़ा ठिकाना था, इसलिए इसको प्रथम मतलब ठिकाना भी कहा जाता था। और उसके बाद इसमें हमने पूरा देखा था कि भाई इसमें धाकड़ जाति के किसान है, वो 60% धाकड़ जाति के किसान यहाँ पर रहते थे। अब आगे आपने इसमें देखा था कि जो किसान आंदोलन, बिजौलिया किसान आंदोलन हुआ है, वैसे तो बिजौलिया जो है आपके कहाँ पड़ रहा है, वर्तमान भीलवाड़ा में है। और भीलवाड़ा कहाँ था, आपके मेवाड़ रियासत में था। इसके आगे हमने देखा था कि भाई 1894 से बिजौलिया किसान आंदोलन के क्रम को हमने पढ़ा था। और 1894 में आपको बताया था कि बिजौलिया किसान आंदोलन में आपके बिजौलिया में ठिकानेदार कौन थे, राव गोविंद दास। और इनकी मृत्यु के बाद कौन बनते हैं, किशन सिंह ठिकानेदार बनते हैं। और इन्होंने आते ही क्या कर दिया, अपनी नीति और प्रबंधन किसानों के प्रति क्या कर दिया, बदल दिए है, चेंज कर दिए है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, इन्होंने जो बिजौलिया के जो ठिकानेदार थे किशन सिंह, इन्होंने सबसे पहले क्या कर दिया, चवरी। देखो बिजौलिया की जो ठिकानेदार किशन सिंह थे उन्होंने 1903 में कौन सा कर लगाया ये भी बताया था, कौन सा, चवरी कर। और चवरी कर के बारे में मैंने बताया था कि ये जो चवरी कर है वो शादी के समय जो महिला होती थी, जो शादी के समय जो मतलब जिसका विवाह हो रहा है, जिस लड़की का विवाह हो रहा है, उस लड़की के विवाह के समय चवरी कर लगाया जाता था। और 5 रुपए उस कर के रूप में आपको ठिकाने में अदा करने पड़ते थे। तो यह कर जो आपके 1903 में किशन सिंह ने लगाया था, इसका विरोध भी खूब हुआ था। अब इसके आगे आप देखोगे तो 1906 में पृथ्वी सिंह आते हैं और 1906 में पृथ्वी सिंह तलवार बंदाई का कर लगा देते हैं और गन्ना पे जो टैक्स है उसको दुगना कर देते हैं। तो इस प्रकार अगर आपको पूछा जाए कि भाई तलवार बंदाई का कर किसने लगाया, तो आप कहोगे पृथ्वी सिंह 1906। चवरी कर किशन सिंह ने कब लगाया, 1903 में लगाया। और किसने लगाया, तो किशन सिंह ने लगाया। चवरी कर में कितने रुपए का टैक्स था, तो आप याद रखोगे 5 रुपए का टैक्स जमा करवाना पड़ता था, कहां पर, ठिकाने में। ठीक है। अब देखिए ये सारी चीजें हमने यहाँ पर देखी थी। उसके बाद हमने देखा था कि भाई यहाँ पर 1914 में क्या था, पृथ्वी सिंह की मृत्यु के बाद उनका पुत्र कौन है, केसरी सिंह वहां पर क्या है मतलब शासक बनता, मतलब वहां पर ठिकानेदार बनता है। लेकिन वह ठिकानेदार
अल्पवयस्क होता है, यानी केसरी सिंह क्या है इसमें अल्पवयस्क है, इस वजह से वहां का जो नियंत्रण है वो नियंत्रण किसके पास आ जाता है, वो महाराणा के पास आ जाता है, और महाराणा उसके लिए किसको, अमर सिंह राणावत को वहां प्रशासक के रूप में भेजते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बिजौलिया किसान आंदोलन के समय जब पृथ्वी सिंह की मृत्यु होती है तो उनके अल्पवयस्क जो पुत्र है उनका नाम क्या है, तो उनके अल्पवयस्क पुत्र का नाम क्या है, केसरी सिंह। और कहा जाता है कि केसरी सिंह जब अल्पवयस्क थे तो महाराणा सांगा ने, या फिर कहे कि जो महाराणा थे उन्होंने किसको वहां का प्रशासक नियुक्त किया, तो वो कौन थे, अमर सिंह राणावत। चलिए साथियों, बिजौलिया किसान आंदोलन के सेकंड चरण या द्वितीय चरण को आज हम पढ़ेंगे, और द्वितीय चरण में हमको क्या पढ़ना है ध्यान दीजिएगा। बिजौलिया किसान आंदोलन का जो द्वितीय चरण है उसका सन याद रखिएगा, 1916 से लेके 1923 तक का जो कालक्रम था उसको बिजौलिया किसान आंदोलन का द्वितीय चरण कहते हैं। अब इस द्वितीय चरण की बात देखिएगा कि यहाँ पर देखिए आप सन देखना, 1916 की बात करता हूं मैं। 1916 में साधु सीताराम दास, कौन, साधु सीताराम दास, और उन साधु सीताराम दास की अध्यक्षता में एक किसान पंच बोर्ड का गठन होता है। यानी किसान पंच बोर्ड अगर बोला मतलब कहा जाए कि किसान पंच बोर्ड है, उसका गठन किसने किया है, तो वो किसने किया है, साधु सीताराम दास ने किया है। इसी 1916 में साधु सीताराम दास के आग्रह पर क्या है, विजय सिंह पथिक क्या करते हैं, बिजौलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार कर लेते हैं और बिजौलिया। अब बात आती है 1917 में, किसकी बात आती है, 1917 की बात आती है। तो 1917 में ही विजय सिंह पथिक के द्वारा, किसके द्वारा साथियों, विजय सिंह पथिक के द्वारा यहाँ पर ऊपरमाल पंच बोर्ड या फिर बिजौलिया किसान पंचायत, तो बिजौलिया किसान पंचायत का जो स्थापना है वो किसके द्वारा की जा रही है, विजय सिंह पथिक के द्वारा। तो आप देखोगे कि विजय सिंह पथिक को न्योता कौन दे रहे हैं, साधु सीताराम दास उनको आग्रह करते हैं कि आप यहाँ पर बिजौलिया में आइए और यहाँ पर जो किसान आंदोलन है उसका नेतृत्व करिए। तो यहाँ पर विजय सिंह पथिक जो है साधु सीताराम दास के आग्रह पर बिजौलिया जो किसान आंदोलन है उसका क्या कर देते हैं, नेतृत्व शुरू कर देते हैं। यहीं पर इस कालक्रम में सबसे पहले 1917 में जो विजय सिंह पथिक है वो क्या करते हैं, बिजौलिया किसान पंचायत का गठन करते हैं, बिजौलिया किसान पंचायत की स्थापना करते हैं, और उसके लिए सन आप याद रखोगे 1917। इसके आगे अगर आप देखोगे तो जो बिजौलिया किसान पंचायत जो विजय सिंह पथिक के द्वारा बनाई जाती है तो उसका सरपंच किसको बनाया गया, उसका मुखिया किसको बनाया गया, तो याद रखिएगा मन्ना पटेल को उसका क्या किया गया है, मुखिया बनाया गया है या फिर सरपंच बनाया गया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि साधु सीताराम दास इस बिजौलिया किसान आंदोलन में एक अहम रोल अदा करते हैं। तो साधु सीताराम दास के आग्रह पर ही विजय सिंह पथिक बिजौलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व संभालते हैं, और नेतृत्व संभालने के बाद 1917 में सबसे पहले वो बिजौलिया किसान पंचायत का गठन करते हैं, और उस पंचायत का मुखिया किसको बनाते हैं, मन्ना पटेल को बनाते हैं। अब इसके आगे देखोगे 1919 की कंडीशन, तो 1919 में क्या हुआ अगर आप इसको देखोगे तो 1919 में सरकार ने क्या किया, मांडलगढ़ के जो हाकिम थे उनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। मांडलगढ़ के जो हाकिम थे क्या नाम था उनका, बिंदुलाल भट्टाचार्य, क्या थे, बिंदुलाल भट्टाचार्य। और इनकी अध्यक्षता में उन्होंने क्या किया, एक जांच आयोग का गठन किया। तो आप कहोगे कि बिजौलिया किसान आंदोलन में मेवाड़ सरकार द्वारा गठित जांच आयोग का नाम बताइए, तो उनके द्वारा मेवाड़ सरकार के द्वारा जो जांच आयोग है उसका नाम है बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच आयोग। यानी बिंदुलाल भट्टाचार्य की अध्यक्षता में बिजौलिया किसान आंदोलन के लिए जांच आयोग एक बिठाया जाता है, और इस जांच आयोग की रिपोर्ट आती है और वो किसानों के पक्ष में फैसला देता है। साथियों, किसके पक्ष में फैसला देता है, किसानों के पक्ष में ये क्या अपना फैसला देता है, और ये कहता है कि सरकार को करों में कमी करनी चाहिए, जो टैक्स है उस टैक्स में कमी करनी चाहिए। साथ ही कहता है कि जो बंदी किसान है, जो सरकार ने किसानों को जो बंदी बना रखा है उनको रिहा कर देना चाहिए। ये दो मेजर पॉइंट थे जो बिंदुलाल भट्टाचार्य हैं उनकी रिपोर्ट में। अब आगे आप देखोगे तो यहाँ पर इस रिपोर्ट पर सरकार ध्यान नहीं देती है, यानी सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए उन्होंने एक तरीके से ये क्या बनाया है, आपके जांच आयोग बनाया है, और इस जांच आयोग के जो रिजल्ट आए हैं यानी इस जांच आयोग के जो फैसले थे उस पर क्या है, सरकार कोई भी ध्यान नहीं देती है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो विजय सिंह पथिक, अब देखिए जांच आयोग बनाया, जांच आयोग पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है, और इधर विजय सिंह पथिक जो है इस बिजौलिया किसान आंदोलन में क्या है, एक्टिव है। यहाँ पर देखोगे विजय सिंह पथिक जो है इस बिजौलिया किसान आंदोलन को और जो किसानों के साथ जो अत्याचार हो रहा है
उसका मुद्दा उठाने की कोशिश करते हैं। और इस क्रम में वह कानपुर का एक समाचार पत्र है, ध्यान दीजिएगा विजय सिंह पथिक कौन से समाचार पत्र में, तो कानपुर का समाचार पत्र है जिसका नाम है प्रताप। कौन सा नाम है? प्रताप नामक जो समाचार पत्र है, इसमें इसको राष्ट्रीय मुद्दा बनाते हैं, यानी इसमें किसान आंदोलन जो है बिजोलिया का, उसकी न्यूज छपवाते हैं, उसको प्रकाशित करवाते हैं। अगर इसी क्रम में देखोगे तो अन्य समाचार पत्रों में भी सिंह पथिक क्या करते हैं, बिजोलिया किसान आंदोलन की जो घटना है, बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में, किसानों पर जो अत्याचार हो रहा है उसको क्या है प्रकाशित करवाते हैं। और वो कौन कौन से, तो आप याद रखोगे प्रयाग में कौन सा है, अभ्युदय, क्या है, अभ्युदय जो समाचार पत्र है वो, और कलकत्ता में है उसका नाम है भारत मित्र समाचार पत्र, और पूना में है वो कौन सा है, मराठा। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि यहाँ पर बिजोलिया किसान आंदोलन में आपको 4 समाचार पत्रों के बारे में मेन इंपॉर्टेंट याद रखना है। एक तो है प्रताप समाचार पत्र कहाँ का था, आपके कानपुर का था। इसी प्रकार आप देखोगे प्रयाग का कौन सा था, अभ्युदय, कलकत्ता का कौन सा था, आपके भारत मित्र, और लास्ट पूना का देखोगे वो कहाँ का है, मराठा का। अगर इसको मैं आपके इस नक्शे के तौर पे आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूं, जो ये कानपुर है, इस कानपुर में कौन सा, प्रताप, कौन सा है, प्रताप। इधर आपके कलकत्ता था, और कलकत्ता में कौन सा, भारत मित्र, कौन सा, भारत मित्र समाचार पत्र। यहां पर अगर आप देखोगे प्रयाग, अभ्युदय, तो यहां पर प्रयाग में कौन सा है आपके, अभ्युदय, और जो पूना है उसमें कौन सा है, मराठा। तो यहां पर अगर मैं इस नक्शे से आपको बताऊं तो ये आपने नक्शे से देखा कि उस समय इंडिया में कौन कौन से समाचार पत्र कहां पर प्रकाशित हो रहे थे। तो आपने देखा ये मराठा जो समाचार पत्र था वो यहाँ पर पूना वाले क्षेत्र में प्रकाशित होता था, प्रताप जो था वो यहाँ पर कानपुर में प्रकाशित होता था, और ये अभ्युदय है वो कहाँ पर प्रकाशित होता था, प्रयाग में प्रकाशित होता था। ठीक है, यहाँ पर ये कानपुर में बना देता हूँ, और कानपुर में कौन सा है, प्रताप है। यहाँ पर आपके पूना है, और पूना में कौन सा है, मराठा है। यहाँ पर आपके कौन सा है, कलकत्ता है, कलकत्ता, और इस कलकत्ता में कौन सा है आपके, भारत मित्र। तो इस प्रकार अगर पूछा जाए कि बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय मुद्दा कौन से समाचार पत्र में विजय सिंह पथिक ने बनाया, तो वो कौन सा था समाचार पत्र, प्रताप समाचार पत्र। प्रताप समाचार पत्र कहाँ प्रकाशित होता था, कानपुर में प्रकाशित होता था। इसी प्रकार ये पूछा जाए आपको कि बताइए बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में और कौन कौन से समाचार पत्रों में जो खबर है वो प्रकाशित की गई, तो वो कौन कौन से थे, कलकत्ता में भारत मित्र, यहाँ पर प्रयाग में अभ्युदय, और यहाँ पर पूना में कौन सा है, मराठा। नेक्स्ट हम देखेंगे तो देखिए जो बिजोलिया किसान आंदोलन था वो बहुत ही ज्यादा उस समय क्या है, एक तरीके से किसान आंदोलन बहुत बड़ा किसान आंदोलन भी था, और उस समय बहुत ज्यादा चर्चा में भी चला। अब इस बिजोलिया किसान आंदोलन की जब सूचना महात्मा गांधी को मिलती है तो महात्मा गांधी क्या करते हैं, अपने मुख्य साथी को, जिसका नाम है क्या है, महादेव देसाई, क्या नाम है, महादेव देसाई, और इस महादेव देसाई को ये क्या करते हैं, बिजोलिया में भेजते हैं। बिजोलिया के किसानों की कंडीशन को जानने के लिए महात्मा गांधी किसको, उनके मुख्य जो साथी है जिनका नाम है महादेव देसाई, उनको भेजते। ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन हो गया कि बिजोलिया किसान आंदोलन में महात्मा गांधी ने अपने कौन से सहयोगी को भेजा था, तो महादेव देसाई को भेजा था। किसको भेजा था साथियों, महादेव देसाई को। अब बात आती है 1919 की, कब बात आती है, 1919 की, और इस 1919 में विजय सिंह पथिक क्या करते हैं, एक बहुत ही एक अच्छे मतलब एक मेन संस्थान जिसको कहते हैं राजस्थान सेवा संघ, राजस्थान सेवा संघ की क्या करते हैं, ये स्थापना करते हैं, और इसका कार्यालय कहाँ स्थापित करते हैं, ये अजमेर में स्थापित करते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन गया कि बिजोलिया किसान आंदोलन के समय विजय सिंह पथिक के द्वारा कौन से संस्थान की 1919 में स्थापना की गई, तो वो क्या था, राजस्थान सेवा संघ। और राजस्थान सेवा संघ का कार्यालय कहाँ पे था, तो वो कार्यालय आपको कहाँ मिल रहा है, अजमेर में, यानी पहला इनका कार्यालय स्थापित कहाँ किया गया है, अजमेर में। प्रश्न कभी कभी ये भी बनता है राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की है, विजय सिंह पथिक ने। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कौन से सन में हुई है, तो वो कौन से सन में है, 1919 में, याद रखिएगा। आगे आप देखिएगा 1919 में, इसी कालक्रम में अगर आप देखोगे कि भाई विजय सिंह पथिक है, जो 1916 में तो आपको पता चल गया कि साधु सीताराम दास के आग्रह पर वो क्या करते हैं, बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करते हैं। उसके बाद 1917 में वो बिजोलिया पंचायत, किसान पंचायत का क्या करते हैं, गठन करते हैं। और उसके बाद आप देखो 1919 में विजय सिंह पथिक के द्वारा
क्या किया जा रहा है, यहाँ पर एक संस्थान की स्थापना की जा रही है जिसका नाम है राजस्थान सेवा संघ। क्या नाम है? राजस्थान सेवा संघ। और ये राजस्थान सेवा संघ का पहला कार्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? अजमेर में स्थापित किया जा रहा है। आगे आप देखोगे तो 1919 में बिजौलिया किसान आंदोलन को बाल गंगाधर तिलक क्या करते हैं? ये देखिए, बाल गंगाधर तिलक इसको क्या करते हैं? कांग्रेस का जो सम्मेलन होता है, और कहाँ पर सम्मेलन होता है? अमृतसर में। तो कांग्रेस का जो अमृतसर सम्मेलन है, उस अमृतसर के सम्मेलन में बाल गंगाधर तिलक क्या करते हैं? इस अधिवेशन में बिजौलिया किसान आंदोलन का प्रस्ताव रखते हैं। लेकिन ये प्रस्ताव जो है मदन मोहन मालवीय और महात्मा गांधी के कहने पर इस प्रस्ताव को वापस ले लिया जाता है, या फिर इस प्रस्ताव को वापस करवाया जाता है। तो बहुत ही मेन या महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, बिजौलिया किसान आंदोलन के समय किन्होंने कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में बिजौलिया किसान आंदोलन का प्रस्ताव रखा था? तो वो कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे, जिन्होंने कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में बिजौलिया किसान आंदोलन का प्रस्ताव रखा था। या प्रश्न ये बनता है कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में बिजौलिया किसान आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया था? तो कब रखा गया, कहां पर रखा गया था? ये अमृतसर अधिवेशन में प्रस्ताव रखा गया था। अब इसके आगे एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कांग्रेस अधिवेशन जो अमृतसर में हुआ उसमें बिजौलिया किसान आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन किन के कहने पर उस प्रस्ताव को वापस ले लिया गया या वापस करवाया गया? तो महात्मा गांधी और मदन मोहन मालवीय के दबाव में उस प्रस्ताव को क्या किया गया? वापस ले लिया गया। इसी क्रम में देखिए, ये कुछ पत्रिकाओं का प्रकाशन किया जाता है, और वो प्रकाशन कौन करते हैं? विजय सिंह पथिक। कौन करते हैं? विजय सिंह पथिक। अब आप देख रहे हो कि 1919 में, और ये आप विजय सिंह पथिक कौन सी संस्थान का स्थापना कर रहे हैं? राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कर रहे हैं। और उसके बाद यह 1920 में और 1922 में दो पत्रिकाओं का प्रकाशन करते हैं। तो आप देखोगे कि विजय सिंह पथिक के द्वारा 1920 और 1922 में दो पत्रिकाओं का प्रकाशन किया जाता है। और वो कौन कौन सी पत्रिका है? 1920 में राजस्थान केसरी। कौन सी है? राजस्थान केसरी। और 1922 में कौन सी पत्रिका है? नवीन राजस्थान। कौन सी है? नवीन राजस्थान। और आप देखोगे तो ये राजस्थान केसरी है वो महाराष्ट्र के वर्धा से प्रकाशित की गई, और जो नवीन राजस्थान है वो कहाँ से प्रकाशित की गई? अजमेर से प्रकाशित की गई। प्रश्न अक्सर बनता है कि राजस्थान केसरी की जो पत्रिका है उसके संस्थापक कौन है, उसके प्रकाशक कौन है, इसका प्रकाशन किनके द्वारा किया गया? तो विजय सिंह पथिक के द्वारा इनका प्रकाशन किया गया। प्रश्न बनता है, राजस्थान केसरी का सर्वप्रथम प्रकाशन कौन से सन में कहां पर हुआ? तो 1920 में महाराष्ट्र के वर्धा में। प्रश्न बनता है, नवीन राजस्थान नामक जो पत्रिका है उसका प्रकाशन किसने किया? तो वो किसने किया है? आपके विजय सिंह पथिक ने किया है। और कहां पर किया है? अजमेर में किया है, सन 1922 में। तो ये इसमें आपने एक पूरा डाटा देखा, और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर इस पूरे में अब ध्यान दीजिएगा, वैसे तो ये पूरा का पूरा डाटा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें एक एक लाइन, एक एक शब्द वो मैंने लिए हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर भी मैं आपको बताऊं, यहाँ पर इस नोट्स में एक तो आप इस महादेव देसाई का नाम याद रखिएगा, इनका संबंध महात्मा गांधी से है, और महात्मा गांधी बिजौलिया किसान आंदोलन के बारे में सूचना के लिए इनको क्या करते हैं? बिजौलिया भेजते हैं। एक याद रखिएगा, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की? तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की है? विजय सिंह पथिक ने की है। इसका पहला कार्यालय कहाँ पे था? अजमेर में। एक याद रखिएगा, कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने बिजौलिया किसान आंदोलन का प्रस्ताव रखा था? तो वो कौन सा अधिवेशन था? कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन था, जिसमें क्या किया था? बाल गंगाधर तिलक ने जो बिजौलिया का किसान आंदोलन था उसका प्रस्ताव रखा था। एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, राजस्थान केसरी की स्थापना कौन से सन में हो रही है? 1920 में। कहां पर हो रही है? इसका प्रकाशन कहां से हो रहा है? महाराष्ट्र वर्धा से। नवीन राजस्थान का जो प्रकाशन हो रहा है वो कहां से हो रहा है? अजमेर से। और कौन से सन में? 1922 में। और ये दोनों पत्रिका राजस्थान केसरी और नवीन राजस्थान, इनका प्रकाशन किनके द्वारा किया जा रहा है? विजय सिंह पथिक के द्वारा किया जा रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है। साथ ही ध्यान देना कि जो बिजौलिया किसान आंदोलन था वो किस तरीके से समाप्त होता है, उसमें कैसे समझौता होता है। तो इसमें मेन इंपॉर्टेंट बात आप देखिएगा कि जो आंदोलन है उसके लिए एक संयुक्त समिति गठित की जाती है कि भाई आंदोलन की जांच के लिए या फिर उन किसानों से वार्ता के लिए एक संयुक्त समिति गठित की जाती है।
और वो संयुक्त समिति जो होती है उसमें कौन कौन से अंग्रेज अधिकारी होते हैं, अंग्रेज सरकार द्वारा जो संयुक्त समिति गठित की जाती है उसमें कौन कौन होते हैं, ध्यान दीजिएगा। राजस्थान के उस समय एजीजी थे रॉबर्ट हॉलैंड, उसी समय एजीजी के सचिव थे, ये क्या है आप साथियों देखना, सचिव है, ये क्या है सचिव। उसी समय राजस्थान के जो सचिव थे क्या नाम है उनका, कर्नल ओगावली, क्या है, कर्नल ओगावली उनका नाम था। इसी प्रकार आप देखोगे तो उदयपुर के रेजिडेंट थे जिनका नाम था विल्किंसन, क्या नाम था उनका, विल्किंसन उनका नाम था। इसके बाद आप देखोगे उदयपुर के दीवान भी थे जिनका नाम था प्रकाश चंद्र चटर्जी, और उदयपुर सीमा शुल्क के हाकिम थे जिनका नाम था बिहारी लाल कौशिक। तो यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा मैंने आपको बताया है, आप ध्यान दीजिएगा इस इंपॉर्टेंट डाटा को, और इसमें क्या कहा गया है उस पूरे को समझिएगा कि जो संयुक्त समिति गठित की जाती है आंदोलन की समाप्ति के लिए अंग्रेज सरकार के द्वारा, उसमें कौन कौन से अधिकारी होते हैं, तो राजस्थान के एजीजी होते हैं, राजस्थान के एजीजी के सचिव होते हैं, उदयपुर के एक तो रेजिडेंट और एक दीवान होते हैं, और उदयपुर के ही सीमा शुल्क के हाकिम होते हैं। और इन सब के नाम आपको याद रखने हैं। राजस्थान के एजीजी कौन थे, रॉबर्ट हॉलैंड, और कर्नल के जो कर्नल ओगावली वो थे वो कौन थे, रॉबर्ट हॉलैंड के क्या थे, ये सचिव थे। इसी प्रकार उदयपुर के रेजिडेंट कौन थे, विल्किंसन, और इसी प्रकार उदयपुर के जो दीवान थे वो कौन थे, प्रकाश चंद्र चटर्जी, और उदयपुर सीमा शुल्क के जो हाकिम थे जिनका नाम था बिहारी लाल कौशिक। इन सबको मिलाकर क्या किया गया, एक संयुक्त समिति का गठन किया गया। अब आगे अगर आप देखोगे तो किसानों की ओर से इस जो समझौते हैं उसमें किस किसने भाग लिया, या फिर किसानों की ओर से गठित जो कमेटी थी उसमें कौन कौन थे, तो राजस्थान सेवा संघ के ही माणिक्यलाल वर्मा थे। कौन थे, माणिक्यलाल वर्मा, यानी ये संस्थान राजस्थान सेवा संघ है उसकी स्थापना कौन कर रहे हैं, विजय सिंह पथिक कर रहे हैं, लेकिन उसमें ही उसके कार्यकर्ता या फिर उसके दूसरे अधिकारी है माणिक्यलाल वर्मा। राजस्थान सेवा संघ किससे संबंधित है। इसी प्रकार आप देखोगे मोतीलाल पटेल, नारायण पटेल और राम नारायण चौधरी। तो इस प्रकार मैं कहूं कि भाई किसानों की ओर से इस समिति से वार्ता के लिए किस किसने भाग लिया, तो आप देखोगे माणिक्यलाल वर्मा को, ठीक है, ये है माणिक्यलाल वर्मा, एक तो इन्होंने भाग लिया था। ये है राम नारायण चौधरी, कौन है, राम नारायण चौधरी, और अलग से एक मोतीलाल पटेल और नारायण पटेल का आप नाम याद रखोगे। इन्होंने क्या किया है, किसानों की ओर से क्या है इस वार्ता में भाग लिया है। अब इन दोनों की वार्ता हो रही है और समझौता कब हो रहा है, 11 जून 1922 को इनके बीच में क्या हो जाता है, समझौता हो जाता है। और इस समझौते में क्या कहा जाता है, 35 प्रकार के कर माफ कर दिए जाते हैं। कितने प्रकार के साथियों, 35 प्रकार के 35 टाइप्स के जो कर होते हैं, जो टैक्स होते हैं, उनको क्या कर दिया जाता है, माफ कर दिया जाता है। पूरी स्लाइड में आपको आंदोलन के लिए जो संयुक्त समिति गठित की गई उसके जो अधिकारी हैं उनका नाम याद होना चाहिए, किसानों की ओर से किस किसने भाग लिया उनका नाम याद होना चाहिए। तो ये दो मेन ही थे, ठीक है। इधर के कर्मचारी कौन, मतलब किसान कौन थे, इधर के किन किसानों ने भाग लिया, इधर के कौन कौन से अधिकारियों ने भाग लिया, इनको आपको याद रखना है। इसी क्रम में जो दूसरा चरण चल रहा था इसमें क्या होता है, अब 10 सितंबर 1923 की बात है। कब की बात है साथियों, 10 सितंबर 1923। और 10 सितंबर 1923 को विजय सिंह पथिक गिरफ्तार हो जाते हैं। क्या होते हैं, विजय सिंह पथिक को क्या कर दिया जाता है, गिरफ्तार कर दिया जाता है। जब विजय सिंह पथिक गिरफ्तार हो जाते हैं तो 10 सितंबर 1923 से, वैसे कहीं कहीं किताबों में 10 दिसंबर भी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 10 दिसंबर भी लिखा हुआ है, यानी 10 सितंबर 1923 से आप सन ही याद रखिएगा, जैसे 1923 है तो 1923 में नेतृत्व कौन संभाल रहा है, माणिक्यलाल वर्मा संभाल रहे हैं। और ये है आपके माणिक्यलाल वर्मा। अगर हम देखेंगे तो 1923 में क्या कर दिया जाता है, विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार कर दिया जाता है, जेल में भेज दिया जाता है। तो पीछे जो आंदोलन होता है उसका नेतृत्व अब कौन कर रहे हैं, माणिक्यलाल वर्मा कर रहे हैं। तो बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, विजय सिंह पथिक को जेल होने के बाद या फिर गिरफ्तार करने के बाद जो आंदोलन था बिजोलिया किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो आप याद रखोगे माणिक्यलाल वर्मा ने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। एग्जामों का एक दौर आया हुआ है, आप सीईटी की तैयारी कर रहे हो, कई एग्जाम आपके क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इसका रीजन है, आप सीईटी का सिलेबस उठा के देखोगे तो आपको एक ऐसा कर्मचारी बना दिया जाता है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग कि भाई आपको सब कुछ आता है। और जो कर्मचारी अगर सीईटी में सिलेक्टेड होता है या फिर जो व्यक्ति से कर्मचारी के तौर पर सीईटी एग्जाम पास करके या किसी डिपार्टमेंट में जाता है, तो आप देखोगे कि वो इतना इंटेलिजेंट होगा
कि उसको हर चीज़ का नॉलेज होगा, क्योंकि सीईटी में पेपर को इतना डाइवर्सिफाई कर दिया है, इतने सारे उसमें क्या कर दिया, आपके टॉपिक दे दिए, उतने सारे इसमें क्या कर दिए है, सब्जेक्ट दे दिए है कि किसी व्यक्ति को एक दो सब्जेक्ट पर कमांड है तो उसका कुछ नहीं होने वाला। आपको हर सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा उसमें क्या करना पड़ेगा, कवर करना पड़ेगा। और एक बात ध्यान दीजिएगा, आप पढ़ रहे हो तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यही है कि जिंदगी में कुछ आगे बढ़ने के लिए हमेशा हमको तत्पर रहने चाहिए। हमारे माता पिता ने कुछ मुकाम हासिल किया होगा तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनसे ऊपर थोड़ा सा मुकाम हासिल करें। और जो ये जीवन देखोगे उस जीवन में आप एक बात ध्यान देखना कि इस जीवन में पिरामिड देखा, पिरामिड किस तरीके से नीचे से चौड़ा होता है, जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाता है वो संकरा होता जाता है। इसी प्रकार इस दुनिया में भी लोगों को भी अगर हम देखें इसी पैटर्न पे, तो कुछ लोग ही इसके शीर्ष पर होते हैं और वही इस दुनिया को चलाते हैं, बाकी इस बीच वाले या फिर सबसे नीचे वाले किसी तबके में या फिर किसी समूह में होते हैं। आप देखना कि आपका जन्म भले कहीं भी हुआ है, लेकिन अगर आप में हिम्मत है तो आपको अपनी क्लास चेंज करनी पड़ेगी। और आप जो जॉब की तैयारी कर रहे हो, एक अच्छी सी जॉब मिल जाती है तो आपकी क्लास वैसे भी चेंज हो जाती है। यानी आपको एक बेहतर जॉब मिल गई तो आप एकदम रातों रात आपकी क्लास चेंज हो जाती है। आप एक नॉर्मल स्टूडेंट थे, तैयारी कर रहे थे, आपके ऊपर असफलता का ठप्पा लगा हुआ था, लेकिन जैसे ही जॉब मिली आप क्या हो गए, मेहनती हो गए, बहुत होशियार बच्चा है, बहुत मेहनती बच्चा है। और सिलेक्शन होने के बाद आपको कहा जाता है कि अब ये तो अधिकारी है, या फिर कहा जाता है ये तो सरकारी कर्मचारी है, तो आपकी क्लास ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो इस दुनिया में आप सिस्टम देखोगे कि ये दुनिया इस तरीके से चलती है, तो हर व्यक्ति को अपने समूह को पार करके ऊपर वाले समूह में आना चाहिए। इसी क्रम में हमारी पीढ़ियों को अगर आप देखोगे तो हमारी पीढ़ियों में दादा परदादा या उनसे भी आगे वाली पीढ़ियों का अगर हम इतिहास थोड़ा सा जानेंगे या फिर माता पिता को पूछेंगे या थोड़ा सा अपने परिवार में जानने की कोशिश करेंगे, तो उन्होंने अपने स्तर पर जो अचीव किया वो अच्छा था। उसके आगे की पीढ़ी है वो ज़्यादा अचीव कर रही है, उसके आगे और ज़्यादा अचीव कर रही है। हमारे पिताजी ने बहुत अच्छा अचीव किया है और उसके बाद हम अगर अच्छा अचीव नहीं कर पाते हैं तो इसका मतलब ये हमारे ऊपर क्वेश्चन मार्क होता है कि हमने हमारी पीढ़ी को बेटर जगह ले जाना था, वहाँ नहीं ले गए और उसको बैकफुट पे ला लिया। तो ये हमारा कर्तव्य होता है। और हमेशा एक बात ध्यान दीजिएगा, इस जीवन में आप मनुष्य जीवन में जब आए हो, अगर आप सही तरीके से जीवन जीना चाहते हो तो आज का जो सिस्टम है इसमें पैसा, जिसमें अच्छी लाइफ स्टाइल, जो सब कुछ मांगता है। आप ऐसा नहीं कि 2 वक्त की रोटी मिल जाएगी, खेत में आप बैठे रहोगे या फिर कुआं वगैरह होगा, आराम से खेती बाड़ी चलेगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो 2-4 दिन की चांदनी होती है, 2-4 दिन आपको अच्छा लगता है, लेकिन वास्तविकता तो यही है, पैसों का काम पैसे करते हैं। अगर आपके पास पैसा है, अच्छी जॉब है और इनकम का एक फिक्स सोर्स है, तो आप एक अच्छा जीवन जीते चलते हो। और अच्छा जीवन जीने के लिए ही हम जतन करते हैं। हम रात रात भर बैठ के आके फोड़ फोड़ के पढ़ाई करते हैं, नींद आती है तो मुंह धो के पढ़ाई करते हैं, चाय पीते हैं। जहाँ पर हेल्थ जगह का ध्यान रखना चाहिए, हमारा पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पे होता है। पढ़ाई के साथ साथ आपको हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए। और वैसे तो शिक्षा और जो आपकी जो विद्या या फिर जिस शिक्षा की बात मैं कर रहा हूँ जिसको विद्या कहते हैं, विद्या एक ऐसी कामधेनु गाय है जो कि आपकी हर इच्छा को पूर्ति करती है। यानी अगर विद्या है तो आप एक अच्छे स्टेटस को हासिल कर लोगे, और जब आपको एक स्टेटस अच्छा मिल जाएगा तो आप देखोगे कि आप इस जीवन में जो सुख पाना चाहते हो वो आप लगभग पूरा का पूरा पा लोगे। आपको अच्छी जॉब मिल गई, आप अच्छी जगह घूमना चाहते हो, आप अच्छी लाइफ स्टाइल अपनी मतलब मैनेज करना चाहते हो, तो वो सारी की सारी आपको शिक्षा के माध्यम से मिलेगी। लेकिन कहीं पर आप में शिक्षा कम रह गई या विद्या आपके पास कम है, तो इसका मतलब सीधे सा मतलब यही है, धीरे धीरे आपका जीवन है वो कठिन होने वाला है। क्योंकि जिसके पास शिक्षा है वो बुढ़ापे में आराम से पैसा अर्निंग करता है, अच्छी नौकरी है, अच्छे जॉब है या फिर अच्छी उसके पास अर्निंग सोर्स है, तो उसको बुढ़ापे में ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करता है, अच्छी सी सैलरी या फिर अच्छा सा पैसा उसके पास आता है, अच्छा जीवन जीता है। और जब आपके पास अब देखोगे अगर कोई जॉब नहीं है और आपने शिक्षा को इतना महत्व नहीं दिया, तो अभी तो आपका जीवन आपको लगेगा आसान है कि मुझे भाई पढ़ना ज़्यादा नहीं पड़ा है, मैं तो बस पढ़ने से मतलब क्या कर, मुझे पढ़ना नहीं, मैं ऐश कर रहा हूँ, मौज कर रहा हूँ। लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा
आप देखना बुढ़ापे में आपके इनकम सोर्सेज कम होते जाएंगे और धीरे धीरे आपका जीवन कठिन होता जाएगा। सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी का एक सबसे बेहतरीन अंतर बताता हूं। सरकारी नौकरी में जैसे जैसे आप बूढ़े होते जाते हो, भले कुछ भी हो, आपके शरीर की कंडीशन कुछ भी हो, आप भले शारीरिक रूप से आप बीमार हो या फिर शारीरिक रूप से आप कमजोर होते जा रहे हो, लेकिन आपके इनकम ऑफ सोर्सेज, आपका पैसा है वो बढ़ता जाएगा। यानी बुढ़ापे में आपको सुखी रखने के लिए सरकारी नौकरी बहुत ज़रूरी है। और जैसे आप प्राइवेट जॉब में देखोगे तो जैसे यंगस्टर होते हैं बहुत अच्छी चकाचौंध में खो जाते हैं, अच्छी सैलरी मिलती है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बीतती जाती है तो आपकी सैलरी कम होने के चांसेज होते हैं। आप में एक्सपीरियंस है, चलो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप फील्ड वर्क में हो या फिर प्राइवेट कोई नॉर्मल सी जॉब है तो जैसे जैसे एज होगी आप अपने टारगेट पूरे नहीं कर पा रहे हो या फिर शारीरिक रूप से आप थोड़े अक्षम हो रहे हो तो आपको घर भी भेजा जा सकता है या फिर आपके इनकम ऑफ सोर्सेज कम भी हो सकते हैं। यानी सरकारी नौकरी ऐसी है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी पैसा बढ़ता जाएगा, और प्राइवेट नौकरी ऐसी है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी पैसा घटता जाएगा। तो इन दोनों का फर्क आप समझिए। और आप में से कई भी कह सकते हैं सर प्राइवेट जॉब में ऐसा नहीं है, जैसे जैसे उम्र होती है अच्छे सैलरी भी हो सकती है। तो देखिए अलग अलग जॉब्स होती है और अलग अलग उनके सिस्टम होते हैं, लेकिन ज़्यादातर की मैं बात कर रहा हूँ वो यही है। पर सरकारी नौकरी में तो ये आपके फैक्ट है कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी सैलरी बढ़नी ही है। अब देखिए बिजौलिया किसान आंदोलन का जो तीसरा चरण था उसको वापस देखते हैं। तो बिजौलिया किसान आंदोलन के तीसरे चरण को अगर आप देखोगे तो 1926 से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है? ये 1926 से शुरू होता है। और 1926 में देखना क्या होता है कि लगान की दरें बढ़ा दी जाती है। रियासत के द्वारा, ठिकाने के द्वारा क्या किया जाता है, लगान की जो दरें है उनको ज्यादा बढ़ा दिया जाता है। तो इससे किसान क्या हो जाते हैं? दुखी हो जाते हैं। किसान क्या हो जाते हैं? इससे दुखी हो जाते हैं। और वो क्या करते हैं, मेवाड़ सरकार के जो बंदोबस्त आयुक्त होते हैं, उस समय मेवाड़ सरकार के एक बंदोबस्त आयुक्त थे जिनका नाम था जीसी ट्रेंच। क्या नाम था उनका? जीसी ट्रेंच। यानी ये जो दुखी किसान होते हैं वो जीसी ट्रेंच के सामने जाकर क्या करते हैं, अपनी शिकायत लेके जाते हैं और उनको बताते हैं कि भाई जो करों की जो दरें बढ़ा दी गई है उससे हमको बहुत ही ज्यादा कठिनाई हो रही है टैक्स देने में, कर देने में। लेकिन जो जीसी ट्रेंच होते हैं इस पर कोई भी निर्णय नहीं लेते हैं, यानी वहां पर उनके किसानों के लिए कोई भी फैसला नहीं लिया जाता है। आगे आप देखोगे तो 1926 में ऐसी कंडीशन होती है। 1927 में बिजौलिया किसान आंदोलन में कौन है? पथिक जी है ही है, ठीक है। और ये पथिक जी कहाँ थे? उस समय जेल में थे। 1927 में पथिक जी को क्या कर दिया जाता है? रिहा कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? पथिक जी को रिहा कर दिया जाता है। और रिहा करने के बाद अगर आप देखोगे तो ये मेवाड़ से उनको निर्वासित कर दिया जाता है। यानी मेवाड़ सरकार उनको रिहा तो कर देती है लेकिन उनको कहती है कि आप मेवाड़ में नहीं रहोगे, मेवाड़ से बाहर रहोगे, और मेवाड़ से उनको क्या कर दिया जाता है? निर्वासित कर दिया जाता है। इसके आगे अगर आप देखोगे तो ये बहुत ही मोस्ट डाटा बनता है। पथिक जी को मेवाड़ से निर्वासित करने के बाद पथिक जी कहाँ रहते हैं? तो वो ग्वालियर में रहते हैं। और ग्वालियर में भी एक गांव का नाम याद रखोगे, फुर्रासिया गांव। कौन सा गांव है? फुर्रासिया गांव। और इस फुर्रासिया गांव में रहकर ही वो आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। तो बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट बात हुई कि जो तीसरा चरण है वो कब से शुरू हो रहा है? 1926 से शुरू हो रहा है। 1926 में क्या हो रहा है? जो लगान है 1926 में क्या हो रहा है कि जो लगान है उस लगान को बढ़ा दिया जाता है, उस लगान की दरें बढ़ा दी जाती है। इससे किसान क्या हो जाते हैं? दुखी हो जाते हैं। और दुखी होने के बाद वो मिलते किससे? जीसी ट्रेंच से मिलते हैं, लेकिन इसका कोई भी परिणाम नहीं निकलता है। उसी समय में दूसरी एक घटना ये होती है कि 1927 में पथिक जी को क्या कर दिया जाता है? जेल से रिहा कर दिया जाता है, लेकिन इस शर्त पर कि आप मेवाड़ की रियासत में नहीं रुकोगे। तो आप देखोगे कि पथिक जी को मेवाड़ की रियासत से निर्वासित कर दिया जाता है। और निर्वासित होने के बाद ग्वालियर का एक गांव है फुर्रासिया गांव, उस फुर्रासिया गांव में ये पथिक जी रुकते हैं और वहीं से क्या करते हैं? आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा, आपको पता है कि माणिक्यलाल वर्मा ने क्या किया था? पथिक जी के जेल में जाने के बाद आंदोलन का नेतृत्व किया था, लेकिन जब पथिक जी रिहा होकर आते हैं तो उसके बाद माणिक्यलाल वर्मा और पथिक जी के बीच में क्या हो जाते हैं? मतभेद हो जाते हैं। और इस मतभेद की वजह से पथिक जी क्या है? इस आंदोलन से अलग हो जाते हैं। तो बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट बात कि बिजौलिया किसान आंदोलन में किस किस के बीच में पथिक जी का मतभेद किससे होता है? तो पथिक जी का मतभेद किससे होता है? माणिक्यलाल वर्मा से होता है। और ये माणिक्यलाल वर्मा
और पथिक जी के बीच में जो मतभेद होता है, इसी की वजह से पथिक जी क्या करते हैं, इस आंदोलन से अलग हो जाते हैं। और यहाँ पर एक मेन इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है फुर्रासिया गांव कि पथिक जी को जब मेवाड़ से निर्वासित कर दिया जाता है तो वो कौन से गांव में रुकते हैं, तो कौन से गांव में, ग्वालियर का फुर्रासिया गांव था, और वहीं से वो क्या करते हैं, आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। इसके आगे आप देखोगे तो जो बिजोलिया किसान आंदोलन था उसमें जो महिलाओं का नेतृत्व है वो किसने किया, यानी बिजोलिया किसान आंदोलन में क्या है, महिलाएं भी बढ़ चढ़कर भाग लेती है। और इस बिजोलिया किसान आंदोलन में जो महिलाएं हैं उनका नेतृत्व कौन करता है, इसको आपको मेन इंपोर्टेंट याद रखना है। तो बिजोलिया किसान आंदोलन में जो महिलाएं होती है उनका नेतृत्व माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी और पुत्री करते हैं। कौन करते हैं, पत्नी और पुत्री। पत्नी का नाम क्या है इनकी, नारायणी देवी। क्या नाम है, नारायणी देवी। इसी प्रकार अगर इनकी पुत्री का नाम कहा जाए तो क्या है, स्नेहलता। क्या है, स्नेहलता। तो आपको प्रश्न पूछा जाए बिजोलिया किसान आंदोलन में जो माणिक्यलाल वर्मा है उनकी पत्नी और पुत्री का नाम तो क्या है आपके, नारायणी देवी और स्नेहलता। ठीक है, तो ये दोनों क्या करते हैं, जो महिलाएं होती है उनका क्या करते हैं, ये नेतृत्व करते हैं। आगे आप देखोगे 1941 में मेवाड़ के जो प्रधानमंत्री होते हैं जिनका नाम है टी विजया राघवचारी।